अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव में आप तमाम का स्वागत है। मैं हूं शारिक नक्शबंदी। पिछले 6 दिनों से हम इंतज़ार करते आ रहे थे कि अच्छे दिन कब आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बारहा कहा कि वो अच्छे दिन लाएंगे, लेकिन पिछले 6 सालों में ऐसी कभी नौबत नहीं आई कि हमें अच्छे दिनों की आहट भी नज़र आए। लेकिन पिछले 12 दिन ऐसे गुजरे जहाँ पर कहीं ना कहीं लोकतंत्र को मजबूत होते हुए न्यायपालिका के किए गए फैसलों से लगा है कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र मजबूत हो रहा है और अच्छे दिन आने की एक मामूली सी किरण नज़र आई है। जी हाँ, मेरी मुराद 3 ऐसे अदालती फैसलों की है जिससे लोकतंत्र में एक आम नागरिक का भरोसा बढ़ा है। ख़ास तौर से मुल्क के अल्पसंख्यक वर्ग यानी माइनॉरिटीज़ का बहुत ज़्यादा भरोसा बढ़ा है। सबसे पहला फैसला जो आया है वो 22 अगस्त को आया है। 22 अगस्त को एक ऐसा फैसला और मुंबई हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने दिया जिससे इस देश में मीडिया ट्रायल के नाम पर और देशभक्ति के नाम पर जो पाखंड फैला कर रखा गया था उसे कहीं ना कहीं रोक लगी है। मीडिया के मुंह पर भी जोरदार तमाचा लगा है जब और मुंबई हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच के जस्टिस नलौड़े और जस्टिस स्यूलीकर ने देश में कोरोना वायरस को फैलाने के लिए जिम्मेदार ठहराए जाने वाले तबलीगी जमात के साथियों को बेकसूर करार दिया। ख़ासतौर से उन साथियों को जो बैरून मुल्क से आए थे, जो फॉरेन कंट्रीज से हिंदुस्तान आए थे। औरंगाबाद बेंच ने अपने हुक्म में साफ कहा था कि सरकार ने और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी गलतियों को छुपाने के लिए तबलीगी जमात के साथियों को बलि का बकरा बनाया है, जबकि हमारे देश की रिवायत है, सभ्यता है कि हमारे देश में आने वाले मेहमान की इज्जत और एहतराम होना चाहिए। लेकिन हमने इसके बरखिलाफ उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उनके साथ बुरा रवैया इख्तियार किया, जिससे कहीं ना कहीं हमें अपने आप का एहतसाब करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। ये अदालत के अल्फाज है और उन साथियों के खिलाफ किए गए मुकदमे को खारिज कर दिया। तो ये था पहला फैसला, जब कहीं ना कहीं एक आम नागरिक को लोकतंत्र पर और ख़ास तौर से लोकतंत्र की न्यायपालिका पर यानी जुडिशरी पर भरोसा बढ़ने लगा। अब हम बात करते हैं दूसरे फैसले की। दूसरा फैसला आया है 30 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट का। दिल्ली हाईकोर्ट ने पिंजरा तोड़ संस्था नामी एक संस्था की जिम्मेदार देवांगना कलिता, जिसे इस आरोप में जेल में ठोस दिया गया था कि उसने खास वर्ग की महिलाओं को, खवातीन को वर्गलाने की कोशिश की और दिल्ली में फसाद बर्पा करने में कहीं ना कहीं इसका अपना रोल है। इसके लिए उसके उस भाषण का हवाला दिया गया जो उसने सीए और एनआरसी के खिलाफ दिल्ली में जारी अलग अलग मुजाहरों में और एहतजाजों में दिया था। लेकिन जब कोर्ट ने उसके तमाम भाषणों का बारीकी से जायज़ा लिया और दिल्ली पुलिस भी दिवांगना के खिलाफ सबूत फराहम करने में नाकाम रही, तो कोर्ट को दिवांगना को ज़मानत देनी पड़ी। न सिर्फ ज़मानत देना पड़ी बल्कि कोर्ट ने अपने फैसले में यह कहा कि दिवांगना का एहतजाज में शामिल होना उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इस लिहाज से उसके किसी एहतजाज में शामिल होने में, किसी धरने आंदोलन में शामिल होने को या कुछ बात फ्रीडम ऑफ स्पीच अपनी बात रखने के मामले को आप मुल्क के खिलाफ या फसाद भड़काने वाली एक्टिविटी नहीं कह सकते। और दिल्ली पुलिस भी उसके खिलाफ सबूत फराहम करने में नाकाम रही। इस बुनियाद पर दिवांगना को ज़मानत दे दी गई। ये अलग बात है कि दिवांगना के ऊपर मजीद 3 केसेस चल रहे हैं, इसलिए फ़िलहाल उसकी रिहाई अमल में नहीं आई है। तीसरा और सबसे अहम फैसला जिसने लोकतंत्र पर, जमहूरियत पर एक आम नागरिक के भरोसे में बहुत ज़्यादा इजाफा किया है, वह है डॉक्टर कफील खान का मामला। डॉक्टर कफील खान की ज़मानत के मामले पर न सिर्फ देश बल्कि विदेशी कई नागरिकों के, कई इंसाफ पसंद लोगों की नज़र जमी हुई थी। 29 जनवरी 2020 को डॉक्टर कफील खान को महज इस बुनियाद पर गिरफ्तार कर लिया जाता है कि उन्होंने भड़काऊ भाषण करके समाज में नफरत फैलाने की कोशिश की थी। यहाँ तक बात सही थी, यानी आरोप लगाने के मामले में अगर हम यूपी पुलिस की बात को कुछ हद तक समझ सके कि भाई किसी ने भाषण दिया हो और नफरत फैलाने के काम आया हो, लेकिन इससे आगे बढ़कर यूपी पुलिस ने डॉक्टर कफील खान पर एनएसए लगा दिया। एनएसए एक इतना खतरनाक कानून है जिसमें किसी भी आरोपी को 3 माह तक जमानत नहीं मिलती है। सोने पे सुहागा यह है योगी सरकार का मुसलमानों के खिलाफ या इस देश के सेकुलर पसंद अवाम के खिलाफ गुस्से का मामला यह है कि उन्होंने डॉक्टर कफील खान के 3 महीने पूरे होने के फ़ौरन बाद मज़ीद 3 महीने की मोहल जो है तो इसके अंदर इजाफा कर दिया और वो 6 माह से तकरीबन जेल में बंद थे। इस दौरान डॉक्टर कफील खान की पूरी फैमिली अदालतों के दरवाजे खटखटाते रहे। बहुत सारी एनजीओज़ के ज़िम्मेदारान ने भी उनकी फैमिली का पूरा सपोर्ट किया और आखिरकार
2 रोज़ पहले डॉक्टर कफील खान को ज़मानत दी गई। डॉक्टर कफील खान को जिस बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया था कि उन्होंने एक भड़काऊ भाषण दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉक्टर कफील खान के ताल्लुक से कहा कि उन्होंने जो भाषण दिया है वो न सिर्फ सही है बल्कि डॉक्टर कफील खान के भाषण को नेशनल इंटीग्रिटी यानी भाईचारा, मुल्क में इत्तेहाद और इत्तेफाक वो स्पीच करार दी। तो इससे कहीं ना कहीं लगता है कि न्यायपालिका में आज भी इंसाफ पसंद जजेस मौजूद है और यही इस किस्म के फैसले ही देश के आम नागरिकों में लोकतंत्र को मजबूत करने का और लोकतंत्र पर दोबारा जो भरोसा था उसे वापस लाने में बहुत अहम और कारगर साबित हो सकता है। 3 अहम फैसले जो पिछले 12 दिनों में देश में आए हैं, ये देश की न्यायपालिका पर एक आम नागरिक के भरोसे को उसमें इजाफा करता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि अगर हम इस देश को इस लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं तो हमें लोकतंत्र में जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यायपालिका होती है, न्यायपालिका ही एक आम नागरिक के लिए एक आखिरी उम्मीद की किरण बच जाती है, जहां पर एक आम नागरिक को लगता है कि जब हम अदालतों का रुख करेंगे तो हमें इंसाफ मिलेगा। और देखिए, एक बात बहुत जाहिर है, जग जाहिर है कि जिस देश में इंसाफ का बोलबाला होता है, एक आम नागरिक से लेके एक आम शहरी से लेके खास शहरी तक हर किसी को इंसाफ मिलता है, तो वो देश खुशहाल होता है। ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र के नाम पर या अपनी एक मखसूस एक विचारधारा की बुनियाद पर आप देश के किसी एक वर्ग को मुसलसल सप्रेस करते रहेंगे, दबाते रहेंगे, जिससे जाहिर सी बात है कि लोकतंत्र अंदर ही अंदर खोखला होता जाएगा, जिसका खिमियाजा न सिर्फ उस दबे कुचले वर्ग को उठाना पड़ेगा बल्कि इस देश के हर शहरी को उठाना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि कोई मजबूत हिकमत अमली, कोई मजबूत पॉलिसी न होने की वजह से आज देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। आज हम दुनिया की सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाली अर्थव्यवस्था की श्रेणी में सबसे नंबर 1 पर है। यानी पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं उनमें से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, किसी भी देश की इकोनॉमिकल कंडीशन कोरोना की वजह से इतनी डिस्टर्ब नहीं हुई है जितनी भारत की हुई है। तो ये ज़रूरत है इस बात की और ये सोचने और समझने की कि हमको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा और सबको साथ लेकर चलने के सिर्फ नारा लगाने से ही देश नहीं चलेगा बल्कि हकीकत में सबको साथ लेना पड़ेगा, तभी कहीं जाकर सबका विकास मुमकिन है, देश का विकास मुमकिन है।